पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव हेल्थ शो सेहत टुडे में। हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं सीनियर ईएनटी कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल कौल। वेलकम सर। थैंक यू सो मच गुल्ली। सर, हेयरिंग लॉस से ही स्टार्ट करते हैं जी। अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं हेयरिंग लॉस के? अक्सर ये होता है कि घर वाले जो पेशेंट है तो उसको खुद मालूम नहीं पड़ता, तो घर वाले कंप्लेन करते हैं कि इनसे हम बात करते हैं तो इनको सुनाई नहीं देता, क्योंकि पेशेंट को लगता है उसको ठीक सुनाई दे रहा है, लेकिन वो नंबर जैसे कोई फैमिली मेम्बर ने 5 नंबर बोला, उसको लगा कि 4 बोला तो वो सोचता 4 सही है। तो ऐसे करते करते जब वो पेशेंट खुद लगता है कि प्रॉब्लम मेरी वाकई में कुछ आ रही है, तब वो पेशेंट खुद आता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है, फैमिली मेम्बर पेशेंट को लेके आते हैं जी इनको सुनने में प्रॉब्लम है, तो पेशेंट काफ़ी हद तक डिनाई करता है, मतलब डिनाइल मोड में रहता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि एक तो सोशल स्टिग्मा थोड़ा सा अटैच्ड है कि जी कम सुनाई देता है, मशीन लगानी पड़ेगी। पहला रिएक्शन ये होता है जी मशीन लगेगी, तो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं होता एक तो मशीन लगाना, तो ये एक समस्या थोड़ी रहती है जी। सर, जैसे आपने सोशल स्टिग्मा की बात करी, मैं यंग हूँ और मेरे को हेयरिंग इशू है, तो हेयरिंग एड लगाना एप्रोप्रिएट ऑल्टरनेट है? नहीं, वो डिपेंड करता है एक तो कि आपका हेयरिंग लॉस कितना है और किस वजह से है। अगर तो जांच करके कुछ पता लगता, कोई वजह मिलती है, तो उस वजह को हम ट्रीट कर सकते हैं दवाई देके, या और कोई ट्रीटमेंट्स हैं, तो उससे अगर कुछ रिकवरी होती है तो फिर ज़रूरत नहीं है कि मशीन लगानी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पे लॉस परमानेंट है, हेयरिंग लॉस, तब मेन एक अल्टरनेटिव जो फर्स्ट चॉइस होती है हेयरिंग एड की। अगर जहाँ पे होता है कि हेयरिंग लॉस बहुत ही ज़्यादा है जी, और हेयरिंग एड से भी फ़ायदा नहीं हो रहा, फिर आगे जो अब नए एडवांसेस हुए हैं वो फिर उसके बारे में आदमी सोच सकता है। जैसे ख़ास करके अगर एक कॉकलियर इम्प्लांट होता है, ठीक है, वो सर्जरी ऑपरेशन करके वो उसको इम्प्लांट किया जाता है सिर के अंदर और उसको कान के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो फिर उन लोगों में दिया जाता है जहाँ की जिनको बिल्कुल ही नहीं फ़ायदा हो रहा है हेयरिंग एड से और उनको ज़रूरत है हेयरिंग की। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी एज के तो यंग, आपकी पूरी लाइफ अहेड है, आपके आगे है, तो आपको जरूरत पड़ेगी हेयरिंग। लेकिन ये भी है कि अब एक कान में अगर आपकी हेयरिंग ठीक है और दूसरे में प्रॉब्लम अगर है, तो फिर कॉकलियर इम्प्लांट को मतलब नहीं है उतना रहता, क्योंकि एक आपकी हेयरिंग ठीक है, आप कॉकलियर इम्प्लांट लगाएंगे तो उससे थोड़ा कन्फ्लिक्ट रहेगा ब्रेन के अंदर कि सिग्नल दोनों साइड से अलग अलग आ रहे हैं। हालांकि अब नए नए जो इम्प्लांट निकल रहे हैं उनमें ये भी इस कमी का भी वो पूर्ति कर रहे हैं, तो आगे जाके ये वैसे केस में ये भी लगा पाएंगे हम। सर, ये जो हेयरिंग एड्स हैं इसकी भी अलग टाइप्स होती हैं या सबका सेम पर्पस है? नहीं, पर्पस तो सबका सेम होता है कि हेयरिंग इम्प्रूव करना, पर टाइप, यस यू आर राइट कि टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे कि मोस्ट कॉमन होता है जो पहले ज़्यादा चलता था, पॉकेट हेयरिंग एड उसको बोलते थे, यहाँ अक्सर लोग पॉकेट में रखते थे, यहाँ वायर जाती थी कान में, वो अब सॉर्ट ऑफ फेड आउट हो चुका है, फेज आउट हो चुका है। अब जो है जो मोस्ट कॉमन यूज़ होता है कान के पीछे, उसको बिहाइंड द ईयर हम बोलते हैं हेयरिंग एड। अब वही ये बात अब आती है कि लोगों को पसंद नहीं होता कि विजिबल हो, इसलिए अब हेयरिंग एड निकले जो कान के अंदर रहते हैं और बाहर नज़र नहीं आते, तो उनको हम जैसे हम जो टेक्निकल वर्ड यूज़ करते हैं इन द ईयर हेयरिंग एड और इन द कैनाल हेयरिंग एड, तो वो वाले हेयरिंग एड्स हैं जो नज़र ही नहीं आते, बिल्कुल छोटे होते हैं, मिनिएचर टाइप ऑलमोस्ट जी। सर, जैसे ईयर वैक्स की दिक्कत काफ़ी लोगों में होती है और एक ही मिथ है, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स मिथ और नॉट, ईयर वैक्स कैन कॉज डेफनेस, इज इट ट्रू? नो, ईयर वैक्स यस, अगर बहुत ज़्यादा ईयर वैक्स से आपका कान पूरा ब्लॉक हो रहा है तो फिर ज़रूर आपको डेफनेस होगी, बट इट्स नॉट अ परमानेंट डेफनेस। आप वैक्स निकाल देंगे तो हेयरिंग लॉस विल बी ओके, तो ये है, बट थोड़ी बहुत वैक्स से नहीं होता, वो वैक्स इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि पूरी कैनाल को, ईयर कैनाल को ब्लॉक कर रही है। बिकॉज बेसिकली उसमें क्या हो रहा है कि जो साउंड आ रही है बाहर से वो ईयर ड्रम तक पहुँच नहीं पा रही बिकॉज ऑफ द वैक्स। तो साउंड का जो नॉर्मल पैसेज होता है वो ईयर ड्रम पे साउंड गिरती है तो ईयर ड्रम हिलता है, उसी से आगे फिर साउंड इम्पल्स कंडक्ट होता है। तो जब वैक्स बीच में आ गई, या जैसे होता है कि पर्दे, कान के पर्दे में छेद हो, तब भी यही प्रॉब्लम आती है कि इट्स अ मैकेनिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैकेनिकल प्रॉब्लम की वजह से क्या है, साउंड की कंडक्शन ठीक तरह से नहीं हो रही। इसलिए ब्रॉडली 2 टाइप के हेयरिंग लॉस होते हैं। एक हम उसको जैसे अपनी टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ये साउंड ठीक तरह से कंडक्ट नहीं हो पा रही अंदर तक। दूसरा होता है न्यूरल सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, यानी कि नर्व से रिलेटेड है, यानी कि आवाज़ ठीक तरह से कान के अंदर पहुंच गई, लेकिन जो आगे सुनने की नस है जो ब्रेन में जाती है उसमें कोई गड़बड़ है, तो साउंड आगे वो सिग्नल नहीं ले जा पा रहा, उसकी अलग अलग वजह होती हैं जी।
सर काफ़ी कॉमन सवाल होता है ये लोगों का कि जब हम कान साफ कर रहे होते हैं इनर साइड से, तो इसकी कोई पर्टिकुलर टेक्निक होती है जिससे ईयर ड्रम हमारा डैमेज ना हो? वैसे तो जनरली अवॉइड करना चाहिए ये लोगों में, कई लोगों में ये भी मैंने देखा है, पेशेंट्स को बड़ी गलत फहमी होती है कि हर रोज़ कान साफ़ करना चाहिए। कई लोग तो रेगुलरली शावर करते टाइम भी उसको कान को धो लेते हैं और फिर टॉवल से साफ़ करते हैं। ये कोई इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज नेचर ने खुद मैकेनिज़्म दिया है कान को सेल्फ क्लीनिंग का। तो थोड़ी बहुत जो वैक्स बनती है वो धीरे धीरे अपने आप निकल भी जाती है बाहर। यस, वंस इन अ वाइल कभी हेयरिंग एड की ज़रूरत ईयरबड की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फिर टेक्निक जो यूज़ करना चाहिए वो यही, एक तो बड़ा सॉफ्ट ईयरबड यूज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि डायरेक्टली उसको कैनाल में नहीं सीधा डालना चाहिए, उसको अलोंग द वॉल, जो कैनाल की वॉल पे उसको एंगल करके करना चाहिए, और ताकि यू कैन जो वैक्स कैनाल की वॉल पे वो बाहर निकले। जो कैनाल के अंदर वैक्स है सेंटर में है उसको यू कैनॉट रिमूव, आप ईयरबड से नहीं निकाल सकते। उल्टा उसी में डेंजर है कि आप उसको और आगे पुश कर देंगे और जैसे आपने बोला कि ईयर ड्रम पे उसकी इंजरी हो सकती है। जी सर, ये सिनिटस बीमारी है जो इसके बारे में बहुत सुना है, टिनिटस। जी, टिनिटस के बारे में जानकारी दीजिए, और इज इट हेरिडिटरी? टिनिटस एक्चुअली मीन्स कि साउंड इन द ईयर्स, ठीक है, अबनॉर्मल साउंड इन द ईयर्स। दैट मीन्स जो आप नॉर्मल आवाज़ सुनते हैं उसके अलावा कुछ अपने आप आवाज़ कान में सुनाई दे रही है आपको, जो कि एनवायरनमेंट में आवाज़ आपके है नहीं। तो वो एक कान में भी हो सकती है, दोनों कान में भी हो सकती है। अब उसका हेरिडिटरी होना कोई ऐसा नहीं होता, कॉमन चीज़ नहीं है कि हेरिडिटरी होता है, ऐसा नहीं है कि हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी होगा तो फिर ऐसा होता नहीं कि हम बचपन में इसको पाते हैं, ऐसा होता नहीं है। बहुत रेयर होगा कि किसी की यंग एज में किसी को हो। बट इसके जो अगेन उसमें भी है, टिनिटस में ये है कि मेजॉरिटी जो केस हैं 60-70% केस में कोई वजह नहीं मिलती। वजह मतलब यही मानी जाती है कि जो सुनने की जो नस है उसमें कहीं कमज़ोरी आ गई। अब वो कमज़ोरी क्यों आई, कोई उसका हम वजह नहीं ढूंढ पाते। बाकी जो कॉमन कॉजेज़ होते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, या किडनी के इश्यूज़ की वजह से उन चीज़ों से असर या पड़ सकता है, या ज़्यादा साउंड का एक्सपोजर रहा हो, लाउड साउंड का, कंटिन्यूस साउंड का, वो अगेन डैमेज कर सकता है अंदर नर्व को। तो वो, या एक और कॉमन होता है इंजरी, सिर में, कान में चोट लगी हो, ज़्यादा चोट लगी हो, उससे टिनिटस हो सकता है। सर ये काफ़ी सुनने में आता है जैसे एज बढ़ती है, ये रिंगिंग साउंड है जो कानों में ये बढ़ जाती है। सो इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ टिनिटस? रिंगिंग साउंड इज एक्चुअली टिनिटस, बट एज के साथ मोर कॉमन इज हियरिंग लॉस। कि कि इसको हम जो टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ प्रेसबाइकोसिस बोलते हैं उसको। दैट इज़ रिलेटेड टू एज, जो हेयरिंग लॉस एज की वजह से होता है। अब ये भी नहीं है कि सबको होता है एज के साथ, कई लोगों को होता है, कईयों को नहीं होता, बट इट इज़ फेयरली कॉमन हेयरिंग लॉस विद एज। जी सर, थायराइड रिलेटेड इश्यूज हैं ईएनटी की फील्ड में? हाँ, जो थायराइड भी, क्योंकि ईएनटी अब एक्सपैंड हो चुका है, तो ईएनटी को अब हेड एंड नेक ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी, मतलब ऐसे अब डेजिग्नेशन दी जाती है जनरली। हर डिपार्टमेंट जहाँ भी होता है उसको डिपार्टमेंट ऑफ ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जरी बोलते हैं। तो हेड एंड नेक सर्जरी में जो भी प्रॉब्लम नेक के अंदर है वो भी उसमें आ जाती है। तो थायराइड बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है नेक में, इसलिए थायराइड की जो इश्यूज़ हैं वो भी ईएनटी में टैकल की जाती हैं। मेडिकल एस्पेक्ट थायराइड का उतना जनरली एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टैकल करता है, जो सर्जिकल एस्पेक्ट है वो ईएनटी वाले हैंडल करते हैं। हालांकि जनरल सर्जन भी करते हैं, ईएनटी वाले भी करते हैं। सर, कैन ईएनटी डायग्नोस और ट्रीट थ्रोट कैंसर्स? यस, जो डायग्नोसिस है वो तो ईएनटी वाले ही करेंगे, क्योंकि उन्हीं के पास कैपेबिलिटी है अंदर देखने की, थ्रोट में प्रॉपर्ली एग्जामिन करने की, और पता लगाने के लिए कि जो दिख रहा है ये कुछ नॉर्मल चीज़ है या अब नॉर्मल है, और अगर अब नॉर्मल है तो उसका फिर आगे हम और क्या जांच करें। जैसे मोस्ट जो फाइनल चीज़ मानी जाती है कंफर्मेशन के लिए, वो बायोप्सी होती है। तो बायोप्सी अब अगर तो सामने की तरफ कुछ मान लिया जो कैंसर है, वो हम ऐसे ही ले सकते हैं ओपीडी में बैठ के, तो वैसे ले सकते हैं, नहीं तो फिर बेहोश करके एनेस्थीसिया के अंडर बायोप्सी लेनी पड़ती है, तो वो ईएनटी सर्जन ही करता है वो बायोप्सी। सो अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं? अर्ली मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं जैसे सॉलिंग में डिफ़िकल्टी, खाना खाने में, निगलने में डिफ़िकल्टी। दूसरा होता है कि वॉइस में चेंज आया है, आवाज़ जो है वो रफ़ हो गई है। तीसरी चीज़ होती है जैसे खांसी काफ़ी देर तक चल रही है।
और ऑफ कोर्स जो एक कॉमन कॉज होता है विच जनरली जो एडवांस कैंसर में होता है वेट लॉस, बट वेट लॉस इनिशियल स्टेज में नहीं आता है, वो बाद जी। में आता है। So, what test, sir, you recommend for the same? टेस्ट तो इसमें ऐसा तो है नहीं कि पेशेंट खुद जाके टेस्ट कर सकता है। पेशेंट शुड जब भी कोई ऐसे सिम्टम उसको ज़्यादा देर तक रहें, जैसे हफ्ता 10 दिन से 15 दिन से ज़्यादा अगर सिम्टम रहें जो मैंने सिम्टम बताए, तो दे शुड गेट अपना को ईएनटी किसी स्पेशलिस्ट से एग्जामिन करवाना चाहिए, ताकि यही पता लगे कि भाई ये नॉर्मल कुछ मतलब कोई इन्फेक्शन या और कुछ प्रॉब्लम है या कहीं कैंसर तो नहीं है। अक्सर यही प्रॉब्लम आती है कि लोग काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं इस चीज़ को, वो बाकी अपने ट्रीटमेंट ट्राई करते रहते हैं, वेरिया इवन ओवर द काउंटर जाके दवाई केमिस्ट से दवाई ले ली और किया, फिर जाके महीने बीत जाते हैं, जब नहीं कुछ बात बन रही फिर जाते हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास। तब तक ऑलरेडी अगर कैंसर है तो वो और फैल गया होता है, एडवांस कर गया होता है, तो ऑब्वियसली फिर ट्रीटमेंट और सर्वाइवल आउटकम फ़र्क पड़ जाता है इन चीज़ों से। सर, ये साइनस कंडीशंस क्या हैं और कैसे अराइज हो रहा है और उसका ट्रीटमेंट क्या है? साइनस एक्चुअली साइनसेस जो होती हैं वो नाक के आसपास हड्डी के अंदर खाली जगहें होती हैं, उनमें नॉर्मली एयर भरी होती है। फेस पे साइनस होते हैं, हेड फोरहेड में होते हैं, और नाक के पीछे अंदर भी साइनस होते हैं। सो बेसिकली वो हड्डी के अंदर खाली जगहें हैं जो नाक से सब जुड़ी हुई हैं, और उनके तो नॉर्मली क्या होता है जब नाक में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, जैसे जिसको एलर्जी है, नाक की ज़्यादा जुकाम सर्दी जुकाम चलता रहता है, तो चांस बहुत हाई रहता है कि साइनस में भी उसका असर पड़ेगा, बिकॉज वो सब नोज से कनेक्टेड हैं। तो बेसिकली वही प्रॉब्लम होती है कि या तो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एलर्जी होती है, दूसरी इन्फेक्शन होता है। ये दो चीज़ें होती हैं जो साइनस को और नाक को अफेक्ट करती हैं। ऑफ कोर्स थर्ड अगेन साइनस के अंदर भी कैंसर हो सकता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं होता, वहाँ भी होता है, कम होता है चांस होने का, बट वहाँ भी होता है। कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं सर? होम रेमेडीज़ तो मोस्ट कॉमन यही है कि एक तो इम्यूनिटी बूस्टिंग, ताकि फ्रीक्वेंट कोल्ड इससे ना बचें। सो नॉर्मली जो लोग लेते हैं जो ये तुलसी की ग्रीन टी होगी विद मिक्स विद तुलसी। दूसरा स्टीम इनहेलेशन, स्टीमिंग इज़ वेरी हेल्पफुल ये साइनसिस की जिसको प्रॉब्लम हो उसको, बिकॉज इट विल वो साइनसिस को खोल देता है, जो उसकी कनेक्शन है नाक के साथ सॉर्ट आउट, वो उसको खोल देता है। तो ये चीज़ें। सर, if I'm hypersensitive to smell, so shall I see a ENT doctor? हाइपर टू स्मेल नॉर्मली एक्चुअली प्रॉब्लम रिवर्स में होती है ज़्यादा, कि लोगों को सूंघना कम हो जाता है या सूंघना ही बंद हो जाता है। जी। What I think you are also meaning probably is that it's allergy to that strong smell से you get allergic reaction. Yes, ENT specialist को आपको देखना चाहिए, so that certain I mean the कोई दवाई वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जिससे आपको रिलीफ मिले। सर, कोविड के बाद काफ़ी लोगों में ये दिक्कत आई है कि ये जो स्मेलिंग पावर है ये कम हो गई है या ख़त्म ही हो गई है? हाँ एग्जैक्टली ये क्योंकि वो जो नर्व्स होती हैं, एक्चुअली स्मेल का जो एरिया नाक के अंदर होता है, वहाँ से छोटी छोटी नर्व्स जाती हैं जो ब्रेन के अंदर जॉइन करके फिर मेन एक नर्व बनाती हैं जो स्मेल कंडक्ट करता है। तो कोविड में एक्चुअली वही जो छोटी छोटी नर्व्स होती हैं उनमें कुछ असर पड़ जाता है, और उसकी वजह से वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि कहीं वो डेड हो जाती हैं नर्व्स, तो इसलिए स्मेल पे इफेक्ट पड़ जाता है। सर, एक मिथ भी है इससे रिलेटेड कि इफ़ आई ट्रिम माई नोज हेयर सो आई विल बी मोर सस्पेक्टेबल टू जर्म्स। वैसे तो हाँ, इन अ वे यू आर राइट, बिकॉज जो नोज़ में हेयर्स हैं दे आर एक्चुअली प्रोटेक्शन, फर्स्टली प्रोटेक्शन कि जो आप हवा सांस अंदर ले रहे हैं नाक के थ्रू, वो सॉर्ट ऑफ उसको फिल्टर कर रहा है, तो उसमें अगर कोई डस्ट पार्टिकल या कुछ है तो वो उसमें हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। सेकेंडली ऑल्सो दैट बिकॉज उसमें मॉइस्चर होता है नाक में, तो जब हम हवा ले रहे होते हैं तो वो हवा को मॉइस्ट कर देता है जी। सो वेरेज अगर आप देखेंगे कभी जिसको प्रॉब्लम हो नाक से सांस लेने में, जिस वजह से भी नाक बंद हो, अगर वो मुंह से सांस लेता है तो उसका फिर बाद में मुंह थ्रोट ड्राई हो जाता है, क्योंकि जो हवा अंदर जा रही है इट इज़ नॉट एक्चुअली मॉइस्ट एयर विच इज़ गोइंग एंड इट इज़ ड्राइंग अप द थ्रोट एंड माउथ। जी सर, ये नाक से हवा या मुंह से हवा लेने का भी एक मिथ है, एक कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, एपोनिया, या जिसमें रात को हमें सांस लेने में अच्छा दिक्कत हाँ होती जी, है। वो आप जो बोल रही हैं उसका वो स्लीप एपनिया उसको बोलते हैं। तो स्लीप एपनिया में बेसिकली क्या होता है कि जनरली जो वो पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया होता है उनकी एक्चुअली कंप्लेंट होती है कि हमको स्नोरिंग बहुत होती है। दे आर नॉट अवेयर कि उनको स्लीप एपनिया है एक्चुअली। बहुत रेयर होता है कि जो पेशेंट आके खुद ही बोलेगा कि जो स्लीप एपनिया बेसिकली मतलब होता है कि आप सो रहे हैं और आपकी
जिस वजह से भी सांस लेने की जो पैसेज है वो कम हो जाती है, तो आप चोक होके नींद आपकी खुल जाती है, बट आप कॉन्शियस नहीं होते और उसी में नींद में ही आप फिर वापस नींद में चले जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप चोक करके आप अवेयर हो जाते हैं तो आपका गला खुल जाता है और सांस हवा अंदर चली जाती है और लेकिन फिर हम सो जाते हैं। इससे जान को भी कोई खतरा होता है सर? काफ़ी इससे काफ़ी डिजीज़ मतलब चांस रहता है होने का, जैसे हाइपरटेंशन, हार्ट के ऊपर इफेक्ट, एंड सो मतलब बेसिकली इट फॉर्म्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो एक और कॉमन चीज़ एसोसिएटेड विद स्लीप एपनिया होती है वेट, एक्सेसिव वेट। तो जनरली जो ओबीस पर्सन होते हैं दे आर मोर प्रोन फॉर स्लीप एपनिया। सो इसलिए काफ़ी बार स्लीप एपनिया की ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले उनको बोला जाता है भी अपना वेट कम करो। यहाँ तक कि जिनका लगता है कि वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, ये नहीं कम कर पाएंगे, तो उनको सर्जरी एडवाइस की जाती है, जिसको हम बोलते हैं बरियाट्रिक सर्जरी, जिसमें उनका मतलब एक तो फैट कम करते हैं उनका जो एब्डोमेन में उधर होता है, प्लस उसमें सर्जरी करके उनकी स्टमक उसको छोटा कर देते हैं ताकि उतने वो खाना ना खा पाए एंड ग्रेजुअली फिर वेट लॉस हो जाए। सर ये जो टॉन्सिल्स निकालने की प्रैक्टिस है, ये बच्चों में ही एविडेंट है या एडल्ट्स में भी ये मुमकिन है? टॉन्सिल एक्चुअली पहले टॉन्सिल निकालने के पहले ज़्यादा होती थी, अब क्योंकि एक तो एंटीबायोटिक्स ओवर द इयर्स इम्प्रूव होते रहे, इसलिए टॉन्सिल में इन्फेक्शन बेटर कंट्रोल होता रहा, इसलिए अब टॉन्सिल सर्जरी उतनी होती नहीं है। और मोर कॉमन यस बच्चों में होता है ज़्यादातर, बट ऐसा नहीं है कि एडल्ट में नहीं होता है। एडल्ट में भी कभी कभी टॉन्सिल निकालने की सर्जरी की जरूरत पड़ जाती है अगर वो उससे वजह से परेशानी हो रही हो, बट यस बहुत कम होता है, ज़्यादातर बच्चों में होता है। सर आखिरी सवाल, ईएनटी में लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज कौन से हैं? लाइफस्टाइल तो जैसे मोस्ट कॉमन आजकल है साउंड की वजह से हेयरिंग पे इफेक्ट होना। लोगों को आजकल आदत है जैसे लाउड म्यूज़िक सुनना हाई वॉल्यूम पे, खास करके जब वो कहीं या फंक्शंस में जाते हैं या डीजे म्यूज़िक चला रहा होता है एंड स्पीकर्स के सामने आप काफ़ी देर तक खड़े रहो, तो उससे हार्म होने का बहुत चांस रहता है कि आपकी हेयरिंग पे इफेक्ट कर सकता है। तो एक वो मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो है ये लाइफस्टाइल इशू वो है हेयरिंग की। सर कौन से ऐसे साइंस हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए रिगार्डिंग दिस हेयरिंग? एक तो यही कि अगर आपको जैसे लगे कि आपको कुछ कम सुनाई देने लग गया है, या कान में जैसे हमने पहले डिस्कशन किया था जो कान में कुछ आवाज़ शुरू हो गई है जो पहले नहीं आती थी, तो जैसे ही ये साइन आए तो तुरंत आपको चेकअप ईएनटी स्पेशलिस्ट से चेकअप कराना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज सर। मेरे तो काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए हैं, आई होप हमारे दर्शकों के भी हुए होंगे। थैंक यू सो मच। सो अगली बार फिर हाजिर होंगे नए हेल्थ रिलेटेड इशू के साथ, तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।